हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। और थैंक यू अलॉट, थैंक यू ऑल। एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अपनी स्टडी को पूरे ईमानदारी से, मन लगाने की बात तो अब चली गई, पूरी ईमानदारी से आप पढ़ रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैंने आपके लिए अगला हमारा जो हॉटेस्ट टॉपिक है सिलेबस का, मैं वो लेके आई हूँ। तो हमारा हॉटेस्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इतना टफ नहीं है जितना आपने सोचा होगा, या इतना भी कुछ नहीं है इसमें। ये जस्ट मैथ्स का ही एक ब्रांच ले लो, इसकी एक लैंग्वेज आप बना के समझ सकते हो। क्योंकि इसको अगर हम मैथ्स समझ के करेंगे तो शायद मैथ्स जो नहीं, जिनके लिए मैथ्स बहुत पहाड़ जैसा है, जिनको टफ लगता है, उनके लिए भी ये मुश्किल हो। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट सिंपली एक लैंग्वेज टाइप है मैथ्स में ही। इसको आप लैंग्वेज यूज़ करके भी बता सकते हो, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग हम हमेशा करते हैं। तो ये जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स भी है, कुछ इसी तरीके से है। इसमें हमारे पास एक लैंग्वेज ले लो मैथ की, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम हमेशा करते हैं। तो इसमें भी वैसा ही करना है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये वाले टॉपिक्स भी, हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का जो मटेरियल आएगा आपके पास, या जो भी लेक्चर आएगा, आप उसको भी एंजॉय करेंगे। थैंक यू ऑल जिन्होंने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए। और सही कहा कि एक टीचर के लिए सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है कि उसके लेक्चर को जब स्टूडेंट एंजॉय करता है तो वो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट सबसे अच्छा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे अगले लेक्चर भी, अपकमिंग जो भी होंगे, आप उनको एंजॉय करोगे। आप हर एक लेक्चर के लिए आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके फीडबैक से टीचर को बूस्ट मिलता है। जितना आप हमें कॉम्प्लीमेंट देंगे, जितना अपना फीडबैक देंगे, जितनी सजेशंस देंगे, उनसे हमें और इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा, और उतना ही अच्छा और बेहतर आपके लिए आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब कि आया कैसे। तो लैटिन वर्ड में इसका नाम दिया गया स्टैटस, और इटालियन वर्ड में इसका नाम दिया गया स्टैटिस्टा। ओके, तो इन दोनों का मतलब है पॉलिटिकल स्टेट और अ गवर्नमेंट। तो लैटिन वर्ड में, जैसे हम इससे पहले ग्रीक पढ़ते हैं, ग्रीक मतलब ये जगहों के नाम है जहाँ से इनका ओरिजिन हुआ। ओके, इनको आप कुछ और मत समझ लेना। इटालियन, लैटिन, ये जहाँ जहाँ से इनका ओरिजिन हुआ, जहाँ जहाँ पे ये वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल किए गए, इनका यूज़ हुआ, तो वहीं से हमने इन वर्ड्स को उठा लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट। क्योंकि जब पहले लेटर्स होते थे, जब खत एक दूसरे तक पहुंचाए जाते थे, अभी भी आप देखते होंगे नेटफ्लिक्स पे या ऐसी वेब सीरीज़ पे देखते होंगे कुछ, जब हमारी हिस्ट्री की, हिस्टोरिक कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उनमें जब लेटर भेजे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनमें कुछ कोड वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो उस टाइम पे कैसा होता था कि उस टाइम पे लेटर्स में स्टैटिक्स जो थी वो यूज़ होता था, इसका इस्तेमाल होता था। जस्ट लाइक जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक लैंग्वेज के जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये एक लैंग्वेज ही है, बट इसको मैथ्स में डाल दिया गया कि इस किस तरीके से हम उन चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट है। तो पास्ट में ये रूलर्स इनको इस्तेमाल करते थे, और इसका मतलब मोस्टली ये यूज़ हुई अरब में, जब इस्लाम जो था वो गोल्डन एज में चल रहा था। तो तब लेटर्स जब आगे पीछे भेजे जाते थे, तो ये स्टैटिस्टिक्स जो थी वो उसमें इस्तेमाल की जाती थी। वहीं से स्टैटिस्टिक्स जो है हमारी आई। तो लेट्स स्टार्ट इस डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन ऑफ। स्टैटिस्टिक्स क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ क्या है, एनालाइज करते हैं, डाटा की कलेक्शन है। कैसा डाटा, एक हमारे पास डाटा कौन सा, स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। आप इसको एक ही बार लिखना, ये गलती से 2 बार हो गया। स्टैटिक्स जो है वो स्टडी है किसकी, कलेक्शन की हम करते हैं। कलेक्शन किसकी होती है, हमारे पास सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करना मतलब उसको समझना, पहले उसके बारे में जानना पूरे तरीके से। देन इंटरप्रिटेशन, मतलब उसको एक्सप्लेन करना कि वो है क्या एक्चुअल में। देन उसकी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना, उसको बताना। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, उसको क्या कर देना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, डाटा का देखिए स्टैटिक्स सिंपली हम इसको ले सकते हैं। सपोज करते हैं हम एक क्लास में चले जाते हैं, ठीक है, एक क्लास में जाते हैं, हम कुछ बच्चों का ग्रुप बनाते हैं।
ग्रुप के बच्चों को हमने उठाया, एक ग्रुप में हमने बच्चे रख लिए कि इनकी हमने हाइट देखनी है, ग्रुप 1 हमने बनाया, ठीक है। किसी भी क्लास में आप जाओ या कुछ आप अपनी क्लास में बैठे हों तो आपने ग्रुप बनाया, एक ग्रुप बनाया हमने हाइट के लिए, दूसरा ग्रुप हमने बनाया एज डिफरेंस में, मतलब एज वाले बच्चे, एक ग्रुप हमने बनाया उसमें मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, दूसरे 4th ग्रुप हमने बना दिया एवरेज स्टूडेंट, ओके। तो इस तरीके से हमने ग्रुप बना लिया। अब हर एक ग्रुप की एक अपनी अपनी हम कलेक्शन इकट्ठी करेंगे। किसी को बता दिया फॉर ग्रुप 1 से आप जाओ, ग्रुप 1 का क्या करो कि आप उन बच्चों की हाइट मेजर करके लाओ। अब हर किसी की हाइट अलग होगी, सपोज करो 3 या 4 स्टूडेंट उसमें आ गए ऐसे जिनकी हाइट बिल्कुल सेम है, ओके। देन ग्रुप 2 में हमने क्या किया था, ग्रुप 2 में हमने बच्चों की एज के लिए बोला। तो एज में हो सकता है एक क्लास में एज डिफरेंस भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सेम एज के हों। तो मैक्सिमम सेम एज में होंगे, मिनिमम कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। थर्ड ग्रुप में आप ले लो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में भी आपके पास मिनिमम नंबर ही मिलेगा। हो सकता है कुछ बच्चों की इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपना ग्रुप, देखो अब जहाँ से हमने कलेक्शन कर ली, ग्रुप 1 से भी कलेक्शन की, ग्रुप 2 से भी कलेक्शन की, ग्रुप 3 से भी, ग्रुप 4 से भी। अब हमने इनको क्या कर देना है, सपोज करो इनको हमने क्या करना है, हमने एक बॉक्स में अरेंज कर देना है। तो हम क्या कर देंगे, एक क्लास ले लेंगे, उसमें हम क्या कर देंगे इसी हिसाब से पहले ग्रुप ए के ले लेंगे बच्चे, GA ले लेंगे, फिर देन GB ले लेंगे, देन GC ले लेंगे, देन GD ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे अपना ग्रुप बना लेंगे, जितने बच्चे इसमें हैं इनमें हम क्या कर देंगे एंट्रीज डाल देंगे। तो ये होती है कलेक्शन। हमने सबसे पहले कलेक्शन किया सॉरी सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ग्रुप बनाए, उनको हमने वहाँ से रॉ डाटा इकट्ठा किया। जो हम कलेक्शन करते हैं डाटा की उसको हम रॉ डाटा बोलते हैं। हमने कलेक्शन की, देन हमने उनको एनालाइज किया। सबसे पहले अपने अपने हिसाब से उनको एनालाइज कर दिया क्योंकि रैंडमली हमने सब कुछ इकट्ठा किया। देन लास्ट पे हमने उनको ऑर्गेनाइज किया। किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, मतलब एक सिक्वेंस में डालना। तो हर किसी को हमने सिक्वेंस में ऐसे डाल देना, उनको क्या कहते हैं, इस चीज़ का नाम उन्होंने दे दिया स्टैटिस्टिक्स। तो एक लैंग्वेज तरीके से ही इसको यूज़ किया गया। देन डाटा हम किसको कह रहे हैं, डाटा है फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस और कॉल्ड डाटा। जो भी हम कलेक्शन करते हैं हमारी, ठीक है, जो भी हमारे पास कलेक्शन होगी फैक्ट्स एंड फिगर्स, ओके, जो भी कलेक्शन करेंगे रॉ डाटा जैसे भी किसी डेफिनेट पर्पस के लिए, हम यूं ही कोई भी चीज़ को कलेक्शन तो नहीं करेंगे, कलेक्ट नहीं करेंगे। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्लास में सर्वे करना है कि वीक बच्चे कितने हैं, फिजिकली वीक कितने हैं, हेल्थी कितने हैं, स्ट्रॉन्ग कितने हैं, हर कोई मतलब उसी हिसाब से। जैसे मोस्टली आपने देखा होगा बड़े स्कूल्स में, ऐसे प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में तो शायद ऐसा नहीं होता, बट प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता है कि हर 6 महीने के बाद सर्वे होता है गवर्नमेंट की तरफ से भी या प्राइवेट कंपनीज की तरफ से कि बच्चों के लिए क्या किया जाता है, उनका फिजिकल चेकअप होता है, उनकी आई साइट चेक की जाती है, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में जाना जाता है। तो इस तरीके से जो सर्वे होते रहते हैं उनमें जो डाटा का कलेक्शन होता है वहाँ पे मैक्सिमम हमारी स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज़ होती है। तो डाटा हमारे पास में आपको ये हमारा लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा ज़रूर, क्योंकि अगर हम किसी नई चीज़ को सीख रहे हैं तो उनको सेकेंडों में या मिनटों में ख़त्म करना मैं बिलीव नहीं करती हूँ सब चीज़ों में, ओके। तो होप कि आप अगर लंबा लेक्चर भी होगा तो आप उसको भी एंजॉय करोगे, क्योंकि आपने चीज़ें समझनी हैं, आपने जानना है उस चीज़ के बारे में। अगर आप पढ़ भी रहे हो ना, जस्ट ओनली फॉर योर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो उस चीज़ को। माना कि हमारे पास टाइम भी कम है, मतलब कहने की बात है टाइम कम है, बट नहीं है, बहुत टाइम है। क्योंकि अगर चीज़ को डीपली किसी तरीके अच्छे से जान लोगे ना, डीपली जानोगे, तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। अगर आपको एक बार इस चीज़ को पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो दोबारा आपको बार बार इसका बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे तो मे बी एग्ज़ाम के बाद आपको ये टोटली मतलब आप फेड अप हो जाओ इस चीज़ से कि नहीं यार आप ये तो पढ़नी नहीं है क्योंकि एक बार रट चुके हैं। तो ये चीज़ें समझने की हैं ताकि आप जब भी एक बार जस्ट देखो, गो थ्रू हो आप इन चीज़ों से, तो आपको ये चीज़ें एकदम से रिकॉल हो जाए, रिमाइंड हो जाए, ठीक। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझें। लंबा लेक्चर जाएगा बट आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, कलेक्शन हो जाती है उनकी किसी डेफिनेट पर्पज़ के लिए, उसको हम डाटा बोलते हैं। डाटा को क्लासीफाई किया जाता है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, और इसको मैंने आगे भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि डाटा किस बेस पे कलेक्ट किया जाता है। तो देखिए अब क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव के अलावा डाटा लोकेशन के हिसाब से भी होता है, रीजन के हिसाब से, ज्योग्राफिकली या किसी टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए। देखिए अब
क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव में हो गया हमारे पास हाउ मच और हाउ मेनी, ठीक है। आप यहाँ पे मेनी लिखा हुआ है, आप इसको समझना मत कुछ और। हाउ मेनी, देन लेबल्स, नेम और कैटेगरीज। लेबल्स, नेम और कैटेगरीज में क्वालिटेटिव हो गया मतलब पॉलिटिशियंस के नाम ले लो, ठीक है, एक कैटेगरी डाल दी उनकी। एक तो क्वांटिटेटिव में क्या कर लेंगे हम, क्वांटिटेटिव में होगा हाउ मच, हाउ मेनी मतलब कितना, तादाद में कितना, और क्वालिटेटिव में हो गया एक वैल्यूएबल चीज़, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। देखिए ऊपर तो जस्ट मैंने दो ही बताई, यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पे होगी और कितनी होगी। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स, ठीक है। होमोजीनियस मतलब एक जैसे, सपोज करो हमने स्टूडेंट्स लिए क्लास 7th के, तो वो एक ही ग्रुप हुआ, क्लास 10th के एक ही ग्रुप होगा। तो क्लासेस या अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जिनकी कुछ चीज़ें एक साथ मिलती हों। अब सपोज करो हमने किसी क्लास का ग्रुप ले लिया, क्लास में ग्रुप बनाए, और ग्रुप में हमने जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हमने पहले ग्रुप में क्या लिया था, हाइट, तो वो हाइट वाला ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। एक जैसे ग्रुप हाइट वाले प्रेजेंट इन डाटा आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। और इस तरीके को हम इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग लेटर्स, ये एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए कि सपोज करते हैं हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं लेटर्स की, मतलब सीरियल वाइज रखते हैं। किस तरीके से, पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले लेटर्स क्लासीफाई किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिटीज, जिस सिटी से वो उनको जाना है, मतलब जहाँ जहाँ पे उनको पहुँचाया जाएगा तब उनको अकॉर्डिंग टू सिटीज उनको सॉर्ट किया जाता है। देन फर्दर अरेंज अकॉर्डिंग टू स्ट्रीट, और वापस उनको किस तरीके से उस सिटी में कौन सी स्ट्रीट में जाना है, कितने लेटर्स जाने हैं। सपोज करते हैं कोई स्ट्रीट है हमारे पास S, वहाँ पे जाने हैं 4 लेटर्स। 4 है, कोई स्ट्रीट है हमारे पास S2 स्ट्रीट है हमारी S2, वहाँ पे जाने हैं 5 लेटर्स। तो इस तरीके से जो है वो इजी हो जाता है, और उसके बाद ही पोस्टमैन को ये वर्क जो है वो असाइन किया जाता है, ये काम कि आप क्या करें, ये 4 लेटर उठाएं और S1 में चले जाएं, और ये 5 लेटर दूसरे को दे दिए, आप S2 में चले जाएं, मतलब इस तरीके से। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अपनी डेली लाइफ में या हमारे आगे पीछे जो काम होते रहते हैं उनके साथ अगर हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, जस्ट सिंपली एक लैंग्वेज के तरीके से ही इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें बस थोड़े जैसे लैंग्वेज हम करते हैं तो उसमें भी हमें पता है इस चीज़ का मतलब, तो हर चीज़ का मतलब है, इसमें भी हमें उसी तरीके से इसको समझना है। तो इसका बेस क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन का बेस क्या ले लेते हैं हम। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि क्लासिफिकेशन का बेस जो है एक क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होता है, ज्योग्राफिकल होता है, या क्रोनोलॉजिकल होगा, या टेम्पोरल होगा। क्रोनोलॉजिकली मतलब 1 by 1 के सबसे पहले हमने स्ट्रीट 1 के लेटर उठाए, स्ट्रीट 2 के ही हो गए। क्रोनोलॉजिकल हो गया एक के बाद दूसरा, ठीक है, एक सीरीज में एक के बाद दूसरा, ठीक है। और क्वांटिटेटिव मैंने आपको बता दिया कि एक वैल्यू में होना चाहिए। क्वालिटेटिव हो गया मतलब एक बस कितना और कितना ज़्यादा, वहाँ पे मतलब उसकी वैल्यू मैटर नहीं करती, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में हो गया कि एक बंदा खास हो, आम हो, तो ये चीज़ें हो जाती हैं क्वांटिटेटिव में, सॉरी क्वालिटेटिव में हो जाते हैं हमारे। क्वांटिटी में हो गया कितना और कितना कम, कितना ज़्यादा, ठीक है। और क्वालिटेटिव में हो जाता है हमारे पास उसकी वैल्यूज़ जो होंगी, मतलब क्वालिटेटिव क्वालिटी को किसी चीज़ की, जैसे हम क्वालिटी चेक करते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं तो हम उसके बारे में ये जानते हैं या कौन सी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है या बैड क्वालिटी का है। तो हम हमेशा इन चीज़ों की इस बेस पे भी हमारे पास कलेक्शन होती है, किसकी क्लासिफिकेशन की जाती है डाटा की, ओके। तो उसके बाद क्वालिटेटिव बेस, क्वांटिटेटिव बेस, सब हर एक चीज़ मैंने एक एक चीज़ नीचे लिख के एक्सप्लेन की है, ताकि जो बिल्कुल मैथ्स के भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए तो चलो ये चीज़ थोड़ी नॉर्मल होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स के बारे में जान चुके होंगे। बट जो नॉन मैथमेटिशियंस हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ईजी है, आप बिल्कुल इसको टफ मत समझना। देन क्वालिटेटिव बेस हो गया व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अ क्वालिटी और एट्रीब्यूट सच एज सेक्स, रिलीजन, लिटरेरी एंड इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। तो रिलीजन क्या मतलब, जो मतलब सेक्स हो गया, जेंडर हो गया, फीमेल है या मेल है, रिलीजन हो गया मतलब मज़हब के तौर पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरीके से। लिटरेसी हो गया, पढ़े लिखे अनपढ़ कितने ज़्यादा, वही इंटेलिजेंस के बेस पे, ये होगी क्वालिटी, ओके, ये हो गया क्वालिटी बेस पे। तो उसके बाद देखिए ये हमारा रिलीजन हो गया, लिटरेसी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इस बेस पे ये किए जाते हैं। देन क्वांटिटेटिव बेस क्या हो गया, मतलब तादाद में, वेट कितना, हाइट कितनी है, लाइक डाटा आर क्लासिफाइड आर क्वांटिटेटिव बेसिस। तो क्वांटिटेटिव के लिए क्या हो
जाएगा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाइट, वेट, एज, इनकम, तो ये हमारे पास क्वांटिटी में आ जाते हैं। जिस चीज़ को मतलब किसी पर्पस, मतलब ये हो गया हमारे पास क्वांटिटी, आप समझ जाएंगे, ठीक है, कितना और कितना ज़्यादा। देखो हाइट भी कितनी होगी, वेट कितना होगा, उम्र कितनी होगी, उसकी इनकम कितनी है, जो मतलब कितने पे आ जाए। तो कैसा होना, कैसा और कितना, इन दोनों चीज़ों में आप डिफरेंस देख लीजिए। ज्योग्राफिकल बेस में हो गया व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड बाय ज्योग्राफिकल रीजन्स और लाइक लोकेशन, स्टेट, प्रोविंस, सिटीज़, कंट्रीज। जिस तरीके से सपोज करो कंट्रीज गाँव में आ गया, कंट्रीज़ का मतलब ये नहीं कि मुल्क, कंट्रीज़ गाँव को भी बोलते हैं। तो देखिए कि स्टेट्स में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देन उनके प्रोविंसेस कौन कौन से हैं, सिटीज़ कौन सी हैं, कंट्रीज़, वहाँ पे लोग कैसे हैं, इस बेस पे जो क्लासिफिकेशन की जाती है, सर्वे होते हैं, वो होगा जियोग्राफिकल बेस पे। तो क्रोनोलॉजिकल बेस की मतलब ईयर, मंथ्स, वीक्स एक्सेट्रा, इस तरीके से इनको हम बोलते हैं टाइम सीरीज डाटा। ओके, फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज डाटा। टाइम सीरीज डाटा मतलब एक साल में कितने स्टूडेंट्स पास आउट हुए, एक महीने में कितने स्टूडेंट्स की एडमिशन हुई, एक वीक में कितने स्टूडेंट्स स्कूल में अटेंडेंस लगवा रहे हैं। तो इस तरीके से जो हम लेते हैं वो होगा हमारा क्रोनोलॉजिकल बेस। देन नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए क्लासिफिकेशन भी टाइप की होगी, जैसे वन वे क्लासिफिकेशन। देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर पाती हूँ, मैंने पहले भी कहा है इन चीज़ों को मैं जस्ट लेक्चर में ही हाईलाइट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं कलर पेन यूज़ करती हूँ। जब आपके पास PDF आएगा मैं कलर पेन ही यूज़ करती हूँ, रेड, ब्लैक एंड ब्लू, या कभी कभी पेंसिल भी यूज़ करती हूँ। बीच में हाईलाइट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि जब मैं स्कैन करती हूँ तो वो आपका वो ज़्यादा ही डार्क या ब्लर हो जाता है, इसीलिए। तो मेरे पास अभी इतना अरेंजमेंट नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाऊं, बट जितना मुझसे हो पा रहा है उतना आपको करना पड़ेगा इस चीज़ के साथ एडजस्ट। तो देखिए चलिए ये लीव इट। तो वन वे क्लासिफिकेशन में क्या होगा, इफ़ वी क्लासीफाई ऑब्जर्व्ड डाटा कीपिंग इन व्यू अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज वन वे क्लासिफिकेशन। मतलब ये हुआ कि जब हम क्या करें, जब भी कोई कलेक्शन करने लगे डाटा की, तो हम अपने माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ रखें, ठीक है, एक ही करेक्टरिस्टिक पे, सिंगल करेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करें। सपोज करते हैं, मैंने क्लास का बार बार टॉपिक, क्लास की एग्जांपल आपको बार बार इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक क्लास हम अच्छे से समझ सकते हैं, हम सभी वहाँ से गुजर के आए हैं, या कुछ अभी भी क्लास जाते होंगे, या जब आपकी कोचिंग शुरू होगी तब भी आपकी क्लासेस में बैठेंगे, तो क्लास से जल्दी हमें चीज़ को पता चल जाएगा। तो देखिए अब क्लास में सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, हम इस यहाँ पे सिंगल पॉइंट कौन सा रखेंगे जिस पे हम फोकस करेंगे, सिंगल करेक्टरिस्टिक हमारा वो होगा। सपोज करो हम क्लास में गए, हमने बोला कि जिन बच्चों के पास जिनकी एज 14, 15 या 16 से कम है, ठीक है, जिनकी एज 16 तक है, वो बच्चे एक साइड हो जाए। तो वहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे वो उसकी हाइट कितनी है, उसका कलर क्या है, वो गर्ल है या बॉय है, वो पढ़ने में कैसा है, उसकी हाइट, ये सब नहीं देखेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, जो एज ग्रुप है उस पर फोकस कर लेंगे, एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हम साइड पे कर देंगे। तो इस तरीके से वो हो गया हमारे पास वन वे, जो होगा हमारे पास वन वे क्लासिफिकेशन होगी। जैसे एग्जांपल में भी लिखा है मैंने कि पॉपुलेशन होगी, अगर हम वर्ल्ड की क्लासीफाई करें रीजन के बेस पे, तो मुस्लिम अलग, क्रिश्चियन अलग, हिंदू अलग। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक सिंगल हमारे पास करेक्टरिस्टिक हो गया। देन नेक्स्ट है हमारे पास टू वे करेक्टरिस्टिक्स। ये भी आपको समझ में आ गया, टू वे क्लासिफिकेशन मतलब जब हम दो करेक्टरिस्टिक्स पे टाइम उस पर फोकस करें एक ही टाइम पे। जैसे टू वे पे क्या हो गया, पॉपुलेशन वर्ल्ड की, एक तो रिलीजन ले लिया, दूसरा उनका सेक्स मतलब जेंडर क्या होगा उनका, ओके, फीमेल, मेल या फीमेल, तो उसमें रिलीजन में भी ले लेंगे। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए हम इस चीज़ को ले सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स हम एक से ज़्यादा ले सकते हैं, तो उन्हें उसी बेस पे हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। तो मल्टी वे क्या हो गया, मल्टी वे हमारे पास हो गया एक से ज़्यादा उनकी लिटरेसी रेट भी देख रहे हैं, उनका रिलीजन भी पूछ रहे हैं, सेक्स भी पूछ रहे हैं, लिटरेसी भी होगी। क्लास में चले गए तो बच्चों के लिए हमने गर्ल्स अलग कर दिए, बॉयज़ अलग कर दिए, फिर उसमें से हमने एज ग्रुप उनका अलग कर दिया, उनके रीजन के बेस पे हम उनको अलग बता सकते हैं कि सपोज करो कोई कहीं से आ रहा है, कोई जम्मू से आ रहा है, कोई सांबा से, तो इस तरीके से मतलब हम रीजन के बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया मल्टी वे क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट है हमारे पास टैबुलेशन ऑफ डाटा। देखिए सबसे पहले अब देखो क्रोनोलॉजी है, इसमें आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम क्रोनोलॉजी बता सकते हैं किस तरीके से। देखिए सबसे पहले हमने स्टैटिक्स को समझा, देन हमने बताया कि हम डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। अब डाटा किस बेस पे कलेक्ट होगा वो भी हमने पढ़ लिया, उनका बेस क्या होगा वो भी हमने देख लिया। अब हमने कलेक्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब उसको अरेंज कैसे करना है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उस चीज़ के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, टैबुलेशन की। टैबुलेशन मतलब सिंपली किसी डाटा को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना,
इसको हम क्या बोलते हैं, टैबुलेशन ऑफ डाटा। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग क्लासिफाइड डाटा इनटू टैबुलर फॉर्म इज नोन एज टैबुलेशन। मतलब क्या हुआ कि जब हम अपना क्लासिफाइड डाटा, जो मैंने ऊपर पढ़ाया, जब हम क्लासिफाइड डाटा को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रोसेस को, उसको हम क्या बोलते हैं, टैबुलेशन। अ टेबल इज अ सिमेट्रिक अरेंजमेंट। मतलब क्या होता है, रोज में भी हम डालते हैं, कॉलम्स में भी हम डालते हैं, एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट होता है। जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया कि जब हम टेबल बनाते हैं तो उसमें हम क्या कर देते हैं, हम नंबर ऑफ गर्ल्स, किसी क्लास 12th के हमने स्टूडेंट्स देख लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं। तो क्लास 12th के हमने स्टूडेंट्स ले लिए। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिए, कितने लेने हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के कितने हो जाएंगे, देन उसमें से उनकी एज भी लेनी है, देन उनकी हाइट भी देनी है, फिर उनके पास, उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, उनकी हाइट, इसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, देन नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं। तो इस तरीके से जो हम अरेंजमेंट्स डालेंगे, ये हमारे पास जो भी हमारे पास क्लासिफाइड डाटा होगा, उसको जब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। और मैक्सिमम हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, टैबुलर फॉर्म में ही आते हैं। चाहे आप पुराने पेपर या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देख लेंगे ना, तो मे भी शायद, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि क्यों मैंने शायद कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स देखे थे, पुराने पेपर देखे थे कभी, तो क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है मुझे इन सब चीज़ों को पढ़े हुए, तो उसमें मैक्सिमम जो है वो इस तरीके से आएंगे आपके पास। जैसे ऐसे टेबल बना होगा तो वो इस तरीके से दे देंगे आपको, एंट्रीज डाल देंगे, यहाँ पे एक्स वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो एक्स की ऐसे इस तरीके से जो भी रिप्रेजेंटेशन होगी आपके पास, आप देख लेना कि टेबल इस फॉर्म में भी हमें वो वैल्यूज़ डाल सकते हैं। तो आगे ग्राफिकल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, कुछ भी वो किसी भी तरीके से हमें ग्राफ प्रेजेंट कर देंगे, फिर बोलेंगे चलो इसके बेस पे आप हमें क्वेश्चंस के आंसर निकाल के बताओ। तो कुछ भी पेपर में आपको पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।